हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छे से हैं। आई थिंक आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का लेक्चर। तो यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। मैं हूं, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते? सुनील पांडे। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला चैप्टर है, हमने कहां तक पढ़ लिया था? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया था, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब वैद्युत द्विध्रुव के क्वेश्चन देखते हैं, उनका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक आपका डाइपोल, दो आपके पास डाइपोल है, दो आपके पास डाइपोल हैं जो एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये वाला जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये है 64p। और ये वाला जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन है p। कितनी है? इसकी डायरेक्शन है आपको p। तो आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है? आपको यह बताना कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहले 1 मिनट पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को लगा लीजिए। लगा लिया होगा आप लोगों ने, मैं ऐसा मान रहा हूं। यहां पर आपका एक डाइपोल है P, जिसके मिड पॉइंट से यहां पर एक डाइपोल है ये, ठीक है, और ये है 64p। अच्छा, डाइपोल का क्या मतलब होता है? डाइपोल का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज। ये रहा P, तो ये रहा -q, ये रहा +q। तो ये डाइपोल की डायरेक्शन किधर से होती है? माइनस से प्लस की तरफ। किधर से होती है? माइनस से प्लस की तरफ। तो ये रहा P, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। ये 64p पर इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है, यानी कि इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यार अब यदि मैं देखूं तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि मैं मान के चलो कि इस पॉइंट पर निकालता हूं, कॉन्सेप्ट है बता रहा हूं। तो यहां से मान के चलो कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। और ये l है, और ये कितना है? l है। तो यहां पर +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर होगी? इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कितनी होगी? q बाई यहां के बीच की दूरी। तो q से इतने के बीच की दूरी कितनी है? x माइनस का l। तो x माइनस l का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से लेके यहां इसके कारण -q के कारण, ये +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। -q के कारण किधर आएगी? ये आपकी आएगी kq x प्लस l का होल स्क्वायर। यार देखो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। लोचा किसका है? झोल किसका है? केवल नीचे वाली संख्या का। नीचे वाली संख्या अलग है। तो यार ये है x प्लस का l। x में कुछ जुड़ रहा है तो वो क्या हो रहा? बड़ी संख्या हो रही है। बड़ी संख्या का स्क्वायर मतलब और बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड q के कारण क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब कि -q, ये मैं इसे 1 नंबर दे दूं और ये 2 नंबर हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कौन सी ज्यादा हो जाएगी? दूसरी वाली ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू पहले वाली के। लेकिन उसके लिए डायरेक्शन क्या है? इधर है। डायरेक्शन क्या है? P का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना? तब तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 कौन सा है? ये वाला। मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनके बीच पर मान लेते हैं कि यहां से P के मिड पॉइंट से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। अब पहले वाले के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी? इस डायरेक्शन में ना, क्योंकि E2 क्या है? अधिक है, मतलब ये अधिक है, Q1 क्या है? कम है।
ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, इधर ये जो E1 मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर जाएगी, ये रहा E2। अब ये दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, हाँ तो यार इस जगह पर ये क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था, ठीक है, ये सब आपको पता है, पिछले लेक्चर पे आप देखेंगे तो ये चीजें आप आसानी से कर लेंगे। चलिए तो अब आप देखेंगे तो क्लियरली क्या पाएंगे मेरे भाई कि ये किस पर है, ये पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर है और इस वाले डाइपोल के भी एक्सिस पर है। तो एक्सिस पर जब कोई होता है तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पर होती है वो कितनी होती है, 2kp/x3, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो kp/x3 यही होती है। तो यार यहां से देखिएगा तो मैं क्या कर दूं, दोनों जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता हूं, बराबर कर देता हूं, तो वो वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा। E1 बराबर मैं E2 कर दूं तो आप देखेंगे कि पहले वाला कितना है, तो 2k, क्योंकि ये किस पर है, एक्सिस पर है, तो 2kp, तो p की जगह पर p ही है, डिवाइडेड बाई x3, मतलब यहां से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो ये x3 हो गया। ठीक है, अब इसके लिए आते हैं, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये टोटल दूरी कितनी है, 25 है, ये कितनी है, टोटल दूरी तो 25 है ना, तो 25 में से x निकल गया तो कितना बचेगा, 25 माइनस का x, तो ये कितना हो जाएगा, E2 2kp, यहां पर कितना है 64p, डिवाइडेड बाई 25 माइनस का x का होल क्यूब, यही तो है ना मेरे भाई। चलिए अब हटा देते हैं, ये आपको याद होगा फार्मूला, पिछले लेक्चर पर मैं करवा चुका हूं। चलिए तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, p से p कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस x का होल क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू एक्स क्यूब। अब मैं इसका क्या करता हूं, क्यूब रूट ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस का x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका P वाले डायपोल से, जिस डायपोल की वैल्यू कितनी है, P है, वहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन में दिया है, एक आपका डायपोल है, ये रहा डायपोल, डायपोल है P, और ये आपकी जो दूरी है, ये कितना है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर, कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और यहां से ये माइनस क्यू है और ये कितना है, प्लस क्यू है। ये डायपोल है, डायपोल की आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये रहा डायपोल, और यहां से इसके मिड पॉइंट से, कहां से, इसके मिड पॉइंट से किसी पॉइंट O पर, किसी पॉइंट O पर, इससे जो है 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर पॉइंट O है। अब जो है आपको एक डायपोल फिर से दिया हुआ है, ये डायपोल माइनस से Q से, ये प्लस Q, यही है, सॉरी डायरेक्शन आप अपोजिट करिए, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, और इनके बीच की जो दूरी है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको इस डायपोल के कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आपको बताना है कि यहां से लेके इस डायपोल से और इस डायपोल की जो दूरी है
वो कितनी है 2 मीटर। कितनी है 2 मीटर। यार यहां से यहां तक कितनी है 1 मीटर है, तो ये वाली दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। समझने वाली बात है यार, 1 मीटर। तो आपसे पूछा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो चलिए कुछ देर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। यार एक बात ध्यान देना कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि एक्सिस के लिए कितना होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सिस पर जो होती है वह होती है 2kp/x³, और जो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होती है वो कितनी होती है kp/x³। चलिए, तो यार आप लोग यदि देखेंगे तो ये वाला जो डाइपोल है, जो पहला वाला जो आपको डाइपोल है, इसके कारण ये पॉइंट कहां पर है, उसकी एक्सिस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कहां पर आएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोजीशन पर, इधर। ये E1, ठीक है, मैं इसको पहला डाइपोल कह दे रहा हूं, इसको जो है दूसरा डाइपोल कह दे रहा हूं। इस डाइपोल के कारण ये पॉइंट कहां पर है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, मतलब ये किधर होगी आपकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डाइपोल किधर होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इस डायरेक्शन में आपका E2 होगा। चलिए, तो अब E1 क्या है, E1 आपका एक्सिस के कारण है, तो E1 आपका हो जाएगा, ये किस पर है, एक्सिस पर है, तो ये कितना हो जाएगा 2kp/x³। तो x³ कितना है मेरे भाई, 1 है ना, तो 1 का क्यूब प्लस, सॉरी अभी देखिए, और ये कितना है आपका E2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, किस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो ये कितना हो जाएगा kp, तो kp/x कितना है 1 का क्यूब। वही तो है, क्योंकि ये जो E2 है इस वाले के कारण, तो ये किस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ये कहां पर है, एक्सिस पर है। तो अच्छा, ये दो पता चल गई। तो इनका नेट रिजल्टेंट, तो ई नेट कहां पर आ जाएगा मेरे भाई, ई नेट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस का ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब इसका आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4k² p² प्लस का ये आपका कितना आ जाएगा k² p²। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 और kp कहां पर आ गया, बाहर आ गया। तो इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब आपको डाइपोल को कहां पर रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखना है। तो इसमें आपका पहला है कि आप इस पर कैसे फोर्स और टार्क निकालेंगे। तो फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल। तो चलिए देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये रहा आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आपका मैंने ये रहा लिया डाइपोल, क्या लिया, डाइपोल। ये है आपका -q और ये रहा आपका +q। ये पॉइंट A है, पॉइंट O है, मतलब डाइपोल का मिड पॉइंट है। यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, L है। ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, L है। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी और उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगता है। वो कितना लगता है, Q × E, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होती है। तो ये रहेगा आपका Q × E, इधर लग जाएगा।
अच्छा, जो निगेटिव चार्ज पर भी एक फोर्स लगता है, उस पर कितना लगता है, Q इंटू ई, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका Q इंटू ई। अच्छा, तो ये देखिए इधर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो आपका हो जाएगा, नेट फोर्स वो आपका हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि यदि मैं किसी भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखता हूं तो उस पर जो नेट फोर्स क्या लगेगा, वो जीरो लगेगा। और यह ऑलवेज होगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टॉर्क के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है, मतलब टॉर्क कब उत्पन्न होता है। तो जब आपके दो फोर्स लग रहे हो, कैसे लग रहे हो, दो फोर्स लग रहे हो, लेकिन दोनों फोर्स कैसे हो, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, मतलब परिमाण सेम हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो। और वह एक लाइन ऑफ एक्शन पर ना लग रहे हो, एक लाइन ऑफ एक्शन पर ना लग रहे हो। उसका मतलब समझिए, देखिए ये वाला QE इधर लग रहा है, ये वाला QE इधर लग रहा है। बात समझ गए, इनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, अपोजिट है। लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, अपोजिट है। सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है, अलग अलग है। भाई ये इस लाइन पर लग रहा है, ये इस लाइन पर, लेकिन जब लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, अलग अलग हो, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर ना लग रहे हो, तो यह दोनों फोर्स क्या बनाएंगे, टॉर्क बनाएंगे। भाई देखिए ये वाला किधर खींचेगा, इधर, और ये वाला ऊपर खींचेगा, ये वाला नीचे खींचेगा किसी चीज को, और ये किधर खींचेगा, ऊपर। तो ये क्या लगा लेगा, एक टॉर्क लगा लेगा। और इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या, डाइपोल क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। बात समझ में आ गई। चलिए भाई देखिए ये आपका, ये जो पॉइंट O है ना, पॉइंट O के अबाउट ये डाइपोल क्या करने लगे, घूमने लगेगा। भाई ये वाला इधर से नीचे की तरफ आएगा, ये फोर्स, जब मैं कोई रस्सी पकड़ के मैं इसको खींचूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, इसको कोई खींचेगा तो उधर तरफ खींचेगा। तो ये ऐसे चक्री के आधार पर और इससे, इस एक्सिस के अबाउट क्या करने लगेगा, ये घूमने लगेगा। बात समझिए, पॉइंट A के अबाउट घूम रहा है, तो पॉइंट O के अबाउट क्या होगा, ये घूमेगा। तो अब ये टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, तो क्या L आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं। परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस। O से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ये डाइपोल थीटा एंगल बनाएगा, तो ये भी कितना बनाएगा, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L साइन थीटा। फोर्स आपको कितना दिया हो, Q इंटू ई। तो QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L साइन थीटा। अच्छा, और इधर से देखिए तो ये टॉर्क किधर लगा रहा है, किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, मतलब कैसा है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज है। बात समझ में आई। चलिए, तो ये रहा टॉर्क। तो यार यहां पर तो दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला हो रहा है ना। एक ये वाला टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, एक ये वाला। तो इसके कारण ये किधर जाएगा, वो भी उधर जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। मतलब ये वाला टॉर्क और वो वाला टॉर्क। तो नेट टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क कैसी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट टॉर्क जो आएगा वो τ1 प्लस का τ2। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। चलिए इनको जोड़ दिए तो ये कितना आ जाएगा, इसके लिए भी QE L साइन थीटा, पहले वाले के लिए, इसके लिए भी, और इसके लिए भी कितना आ जाएगा, प्लस का QE इंटू L साइन थीटा। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2QL इंटू E साइन थीटा, यही हो जाएगा। अच्छा, ये आपको देखा लग रहा है क्या, Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। तो कितना हो जाएगा ये PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, P
पीई साइन थीटा। अब बात आती है कि इसको हम कैसे लिखें। पी साइन थीटा को हम पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन कैसी आई है, क्लॉकवाइज आई है। डायरेक्शन कैसी आई है, क्लॉकवाइज आई है। चलिए नोट कर लिया, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा, पीई जो नेट टॉर्क जो आया था वो आपका कितना आया था, पीई साइन थीटा, और ये कैसा था, क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज था। तो यार मेरे भाई पीई साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, पी क्रॉस ई, या आप क्या लिख सकते हैं, ई क्रॉस पी। यार यही तो दो लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि यार इनमें से सही कौन सा है। तो यार ये कैसा है, साइन थीटा। यार तो पीई और जो थीटा है ना, पहले समझ लीजिए कि थीटा क्या है। थीटा इज द, यहां पर लिखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको लिखना है। क्या लिखना है, नोट डाल के, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन dipole in its own direction, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यह चाहती है कि जो डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा प्रयास करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी हो जाए, डाइपोल की। तो ये डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल किधर से किधर की डायरेक्शन होती है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो अभी ये कैसा है, ये पी है, ठीक है। अब बना लीजिए, ये रहा पी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डाइपोल की डायरेक्शन को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी, मतलब क्लॉकवाइज लाएगी। तो P क्रॉस E कैसा लाएगा, P क्रॉस E। तो ये कैसा है, P क्रॉस E कैसा है, क्लॉकवाइज। और आपका जो टॉर्क था वो भी कैसा आया था, नेट टॉर्क, ये भी क्लॉकवाइज आया था। तो कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट होगा, P क्रॉस E की E क्रॉस P। E क्रॉस P से यदि जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। E क्रॉस P कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ रहे हैं ना भाई, मैं इसको लिखने की बात कर रहा हूं। इसको तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो P क्रॉस E लिख दूं, या लिख दूं मैं आपका E क्रॉस P। तो यार अब देखिए ना, इनमें से कौन सा सही है। तो ये सही इस वजह से है, इसको सही, ये सही इस वजह से है क्योंकि टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, नेट टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज कब होगा, जब P को E की तरफ लाएंगे ना, P से E की तरफ। तो किस तरफ आ रहा है, घड़ी की दिशा में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो ये सही हो जाएगा। और देखिए, यदि E से आप P की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे, E से P की तरफ, तो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, गलत है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज गलत है, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन आई है क्लॉक की, वो नेट टॉर्क की, वो किधर आई है, क्लॉकवाइज आई है। तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, P क्रॉस E। नेट टॉर्क बराबर P क्रॉस E। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब एक टेबल बना लेते हैं, उसके आधार पर देखते हैं कि देखिए, एक में कॉलम में आप लिखिएगा थीटा, एक में फोर्स, और एक में टॉर्क, और में एक में कंडीशन। क्या लिखना है, कंडीशन। अच्छा, जब आपका थीटा कैसा हो, मैं टॉर्क बराबर क्या आया है, PE साइन थीटा, यही आया है। अब थीटा यदि आपका क्या हो, 0 हो,
तो फोर्स तो मैंने हर जगह बताया कि फोर्स क्या होगा जब हम किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स नेट फोर्स कितना लगता है वो 0 लगता है। तो फोर्स तो अभी भी कितना रहेगा 0। थीटा यदि 0 डिग्री है तो ये फोर्स भी कितना रहेगा 0 रहेगा। टॉर्क भी कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये भी कितना हो गया 0। ये क्या हो गया 0। मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम किस कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ये तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जब आपका थीटा क्या हो 90 हो जाता है, थीटा क्या हो 90, तो फोर्स तो हमेशा 0 रहना हो गया। इसकी बात करते हैं साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा P इंटू ई। क्या हो जाएगा टॉर्क, क्या हो जाएगा आपका P इंटू ई। लेकिन ये किस में रहेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा। किस में रहेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब देखिए यही यदि थीटा आपका क्या हो जाए 180, कितना हो जाए 180 हो जाए, तो फोर्स तो अभी भी 0, साइन 180 0, तो ये कितना हो गया 0। यानी ये कैसा रहेगा, ये भी आपका जो कंडीशन है वो किसकी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कैसी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब भी किसी बॉडी पर उस पर लगने वाला टोटल फोर्स और नेट टॉर्क क्या हो 0 हो, तो वह कंडीशन कैसी हो जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये आप टेबल बना लीजिए, 2-3 पॉइंट हैं उनको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आप बना लीजिए, आई होप बना लिया होगा। चलिए हटा दूं ये टेबल, बना लिया, पॉज करके बना लेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें कि, तो लिखिएगा कुछ नोट वाले पॉइंट हैं। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड placed on uniform electric field, then net force acting on it is always zero, but torque may be zero, may not be zero। लिख गया। क्या कह रहा है कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड, जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस समय आपका जो फोर्स है, उस डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, वो हमेशा कितना लगेगा 0 लगेगा। क्या लगेगा, ऑलवेज लिखा है ना, इट इज ऑलवेज 0, तो वो कितना होगा, हमेशा 0 होगा। लेकिन जो टॉर्क है वह आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी। तो टॉर्क की यदि आप टॉर्क और थीटा का यदि आप ग्राफ देखें, तो ये रहा आपका टॉर्क और ये रहा आपका थीटा। तो ये 0 पर, ये 90 पर और ये 180 पर। यदि इन दोनों के मैं बीच का ग्राफ बनाऊं तो आप देखेंगे कि यहां पर कितना आया था, PE आया था। कितना आया था, PE। तो ये टॉर्क इस जगह पर वो था, यहां पर टॉर्क 0 था, यहां पर भी टॉर्क क्या था, 0 था। मतलब इस जगह पर टॉर्क आपका क्या था, मैक्सिमम वो कितना था, PE। ठीक है, बना लीजिए इसे, बना लिया, ठीक है, लिख लिया, हटाए दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है
लिखिएगा कि व्हेन डाइपोल is placed on non-uniform electric field, then both torque and force may or may not be जीरो। क्या कह रहा है कि यदि आप किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख रहे हैं, यदि आप किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख रहे हैं तो टॉर्क आपका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। इसी तरीके से आपका फोर्स भी क्या है, आपका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। फिर कह रहा है, लिखिएगा when dipole is released in an uniform electric field by some angle it perform oscillation, क्या परफॉर्म करेगा वो? ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। यानी कि क्या करेगा? एसएचएम करेगा। ऐसा क्यों करेगा? वह इनर्शिया के कारण करेगा। किसके कारण करेगा? इनर्शिया के कारण। ठीक है, जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर आपको एक डाइपोल दे दिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसका मास m है, इसका मास m है। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर की तरफ होती है? माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। ये मान के चलो कि इसका मिड पॉइंट है। ये इस वाली लाइन पर, ये पॉइंट P पर ये डाइपोल है और यहीं पर क्या है? आपका मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट से Q पर, प्लस Q पर कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E। वो किसकी डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इधर। और ये इधर कितना फोर्स लगेगा? इधर। यदि मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसे क्या करूं? थीटा एंगल क्या कर दूं? डिस्प्लेस कर दूं। कैसा कर दूं? थीटा एंगल थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं। इस डायरेक्शन में मैं इधर लेते जाऊं, थोड़ा सा थीटा एंगल में इसे डिस्प्लेस कर दूं, तो यह मेरे भाई क्या करेगा? यह ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी कोशिश करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा ऐसी कोशिश करती है कि जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ही हो जाए। जो डाइपोल की जो डायरेक्शन है वही क्या हो जाए? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही आपकी डाइपोल की डायरेक्शन हो जाए। तो ये फिर से इधर हमने छोड़ा तो ये इधर के कारण फिर से नीचे आएगा। लेकिन ये नीचे आते आते यहीं पर नहीं रुकेगा कि यहीं पर आके रुक जाए, वो फिर से क्या लगेगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्यों चला जाएगा? इनर्शिया के कारण। किसके कारण चला जाएगा? इनर्शिया के कारण। क्योंकि इस चार्ज पर क्या होगा? मास होगा ना। तो इस मास के इनर्शिया के कारण वो क्या हो जाएगा? फिर से एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा। तो चलिए अभी उसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए हटा दूं इसे। चलिए पहले नोट कर लीजिए इसे ढंग से। देखिए बच्चों, अब एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यह कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि जो
स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का पीई साइन थीटा। साइन थीटा ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से दिखा रहा हूं इस बार, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखिएगा, पी माइनस का पी कॉस थीटा कितनी होती है, माइनस का पी कॉस थीटा, ये आप याद रखिएगा। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसी डाइपोल की जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो कितना होता है, माइनस का पी कॉस थीटा होता है। तो चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा हुआ है, ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू चार्ज है। यहां पर जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो आपकी डाइपोल की डायरेक्शन ये है, डाइपोल की डायरेक्शन ये माइनस से प्लस की तरफ होती है और ये अभी 60 डिग्री पे एंगल पर रखा हुआ है। अब कह रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह मेरे भाई आपको कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डाइपोल व्हेन it become parallel to electric field। क्या बोला है कि आपको इसका इस पूरे सिस्टम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ कितना है, आई है। बोला है कि यहां पर जो आपका जो अभी डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोला है कि आपको क्या बताना है, एंगुलर वेलोसिटी बताना है। वो कब बताना है, एंगुलर वेलोसिटी आपको तब बताना है जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए। अभी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा है, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ऐसा हो जाएगा। तो उस समय पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एंगुलर वेलोसिटी बताना है। तो मेरे भाई आप लोग यदि ध्यान देंगे तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अच्छा, तो अभी ये इनिशियल अभी कैसा है, रुका हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी तो ये रुका हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो कितना होता है डाइपोल की, माइनस का पीई कॉस थीटा। तो माइनस का पीई कॉस थीटा कितना है, 60 कॉस 60 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, आई। तो जब ये कैसा बॉडी कैसे करेगी, रोटेशन करेगी, तो इसका होता है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यही आपको ओमेगा ही बताना है। फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना कह रहा है, माइनस का पीई फाइनल किस जगह पर कह रहा है, जब ये डाइपोल क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, मतलब कि थीटा कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो पी कॉस 0। तो यहां से यदि आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर माइनस का पी कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया पी, ये इधर जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस है और ये किस में है, ये भी माइनस में है, ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा P/2 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
हाफ से हाफ कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी पी अपान आई, और ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पीई अपान आई। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे टैकल करना है। यदि आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में यदि आपसे पूछ ले तो आप सीधे क्या लगाएंगे, इस जगह पर आप इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और वहां से आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्यों लगाए हैं? क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट करती है, क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है, तो उस जगह पर क्या आता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो यही हमें निकालना था। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब मेरे भाई आपसे बोला है कि एक क्वेश्चन है कि आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक डाइपोल रखा हुआ है और वह डाइपोल ये यहां से भी थीटा एंगल बना रहा है और यह कह रहा है कि यह माइनस क्यू है और यह कितना है, प्लस क्यू है। अब ये बोला है तो यहां से आपकी डाइपोल की डायरेक्शन किस तरह हो जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ, ये वाली आपकी डाइपोल की डायरेक्शन हो गई। अब ये बोला है कि इसकी मोमेंट, ये जो थीटा है, थीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री है। कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री है। बोला है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस सिस्टम का दिया हुआ है, कितना है, आई है। यदि ना दिया रहे तो आपका इसका मास आपको पता होगा, इसका मास आपका पता होगा और इसके अबाउट यह रोटेट करेगा, तो यहां से एम एल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितनी होती है, एल स्क्वायर, एल होती है, तो एम एल स्क्वायर प्लस का एम एल स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई दिया हुआ है। क्योंकि आई बराबर यदि ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर प्लस का एम एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी तो यहां से ये एल और ये एल होता है। यदि ना दिया हो तब के लिए है, ठीक है। यानी कि आई आपको दिया हुआ है 2ml स्क्वायर मान के चलिए, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है। पहले आपका डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में, ये ऐसे नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। पहले बात समझिएगा कि अब आपको ये रहा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये इनिशियल है, कैसा है, प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज है। और ये जो अब हुआ है ये कब हुआ है, फाइनल, ये फाइनल पोजीशन है। अच्छा, तो यार कह रहा है कि एक डाइपोल ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ये वाला रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है, ये अभी इनिशियल में रखा हुआ। बोला है कि हम इसे थोड़ा सा थीटा एंगल से क्या किए दे रहे हैं, डिस्प्लेस किए दे रहे हैं, थीटा एंगल से ऊपर की तरफ भेज दिया, तो ये इस पर ये कितना हो जाएगा, ये अब ऐसे हो जाएगा, डाइपोल कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये जो डॉट डॉट से आपको जो दिख रहा है अब, ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। ये कैसी है, इनिशियल पोजीशन। इसको इधर से थोड़ा सा थीटा एंगल क्या कर दिया मैंने, डिस्प्लेस कर दिया। तो अब आपको बताना है कि ये कितना इसका टाइम पीरियड होगा यदि यह क्या करे, SHM करे। तो यार मेरे भाई ये SHM क्यों करेगा, बात समझना। ये इधर से एक फोर्स इधर लग रहा होगा QE इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स QE इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अब ये क्या करेगा, इस वाले फोर्स के कारण ये इधर नीचे की तरफ आएगा, इसके कारण ये इधर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अब ये क्या होगा कि इनर्शिया के कारण ये इसी जगह पर नहीं आकर रुकेगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा। इनर्शिया के कारण ये यहीं पर न रुक करके थोड़ा सा आगे आ जाएगा, इधर से ये भी इनर्शिया के कारण यहां पर न रुक करके थोड़ा सा आगे चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो उसी जगह पर ये क्या हो जाएगा, ये SHM करने लगेगा। क्या करने लगेगा मेरे भाई, SHM करने लगेगा। तो जब ये SHM करेगा, क्या करेगा, SHM करेगा, तो उसका हमें टाइम पीरियड बताना है। चलिए तो अब देखते हैं कि आपको टॉर्क बराबर क्या पता है मेरे भाई। सॉल्यूशन देखिए, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा,
ये तो आपको पता है ना, टॉर्क बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। अच्छा, यदि आपको टॉर्क पता है तो टॉर्क, ये थीटा क्या है, थीटा आपका बहुत छोटा है, बोला है ना कि थीटा आपका लेस देन 5 डिग्री है, तो पीई थीटा, यदि आपका थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, तो थीटा आपका साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ये टॉर्क कितना हो गया, पीई थीटा के बराबर हो गया। तो अब ये जो, और ये टॉर्क कैसा है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क कैसा है, रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क है, मतलब प्रत्यानयन बल है। बात समझ रहे हैं, ये कैसा है, रीस्टोरिंग टॉर्क है, जो क्या है, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, मैं इसको माइनस थीटा लिख के दे रहा हूं, अभी आप बात समझिए कि माइनस मैंने क्यों किया। देखिए, जो फोर्स जो होता है, जो रीस्टोरिंग प्रत्यानयन बल जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, माइनस एक्स के। यानी कि जिधर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैं इसको किधर कर रहा हूं, इधर से इधर, मतलब थीटा डिग्री ऊपर की तरफ कर रहा हूं, तो किधर आ रहा है, थीटा डिग्री नीचे आ रहा है। तो इसी तरीके से जो टार्क होगा वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस थीटा के। तो यह बता रहा है कि जिधर से हम क्या कर रहे हैं, यह आपका जो थीटा है इसको हम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये आ किधर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जो रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ टॉर्क लग रहा है। तो ये अब जो टॉर्क बराबर आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, टॉर्क बराबर क्या पढ़ा था, आई इंटू अल्फा। क्या पढ़ा था, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा से। तो यहां से यदि मैं इसको बराबर कर दूं तो पीई थीटा के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब मैं यहां से आई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन अल्फा बराबर, यदि आपको पूछे, आपसे कोई अल्फा पूछे तो कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा पीई थीटा अपॉन आई, पीई थीटा अपॉन आई। और आपका अल्फा बराबर क्या पता होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन आपको क्या पता होता है, यह पता होता है अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, क्या है, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन है, कोणीय त्वरण है। तो जब मैं इसकी और इसकी आपस में तुलना करूंगा, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, इसकी जब मैं आपस में तुलना करूंगा तो अल्फा की जगह पे अल्फा है, थीटा की जगह पे थीटा है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आपका क्या है, पी अपॉन आई। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट पी ई बाई आई। अब आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर क्या होता है, आपने इसको लिख लिया, हटा दूं, चलिए, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। तो टी बराबर आपका कितना हो जाएगा, टी जहां पे टाइम पीरियड है, 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई आई अपॉन अंडर रूट पी ई। ये आपका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे सारे चीजें आपको करना है, धीरे धीरे आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक लगेगा। तो चलिए, यदि आपको यह आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए और इस लॉकडाउन में उसको क्या मिले, फायदा मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।